नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और चीन से, जहां चीन की तरफ से एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की गई और अब चीन के विदेश मंत्री के हवाले से एक बयान दिया गया है जिसमें चीन चोरी के बाद सीना जोरी करते हुए नजर आ रहा है। दरअसल चीनी विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान आया है कि हमारे सैनिकों ने एलएसी पार नहीं की है। ताजा झड़प को लेकर चाइना की तरफ से यह बयान आया है। दरअसल चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम में एक खबर प्रकाशित की गई है जहां चीनी विदेश मंत्री की तरफ से खबरों का खंडन किया गया है कि एलएसी पार किसी चीनी सैनिक ने नहीं की है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीनी सैनिकों ने हमेशा एलएसी का पालन किया है और कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं किया। इसी मुद्दे को लेकर फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है। चीनी विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि एक बार फिर से जो चीन है वो दुनिया की आंखों में धोखे की मिर्च झोंकने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने 30 से 31 अगस्त की रात पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की पुष्टि की है, जिसके बाद अब चीनी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि चाइना के सैनिकों ने एलएसी पर कोई घुसपैठ नहीं की और हमेशा एलएसी का सम्मान किया है। वहीं भारत की ओर से बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिशों के बीच चीन ने एक बार फिर से इस तरह की चाल चली है। बीती रात ही चीनी सेना ने भारतीय सीमा पर घुसपैठ की थी और उसके बाद अब चाइना की तरफ से इस आरोप पर खंडन किया गया है। आपको बता दें कि फिंगर एरिया में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया और जहां इस झड़प में कोई भी भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ है, ये एक राहत की बात है। किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बीच अब केंद्र सरकार खुद देश के अंदर घिर रही है। लाजमी है, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी से पूछा है कि आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है और आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस हो रहा है। आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है। मोदी जी पर लाल आंख कहां है, ये सवाल पूछा गया है। चीन की आंखों में आंखें डालकर कब बात होगी पीएम मोदी, और सवाल उठाया गया कि पीएम मोदी मौन क्यों है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा की, जहां सजा के तौर पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है प्रशांत भूषण पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक ₹1 का जुर्माना जमा कराना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण इस जुर्माने को जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला वर्तमान और पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में भूषण के विवादित ट्वीट से जुड़ा हुआ है। 14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद अब ये जुर्माना लगाया गया है। चीन से तनाव के बीच भारत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए की परियोजना की बोली प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चीनी नौसेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को मजबूत करने में काफी अहम किरदार निभाती हैं। रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी और इससे आयात पर निर्भरता घटेगी। सूत्रों के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट P751 के संबंध में RFP जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशिष्टता और अन्य जरूरी जमीनी कार्य रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की अलग-अलग टीमों के जरिए पूरे किए जा चुके हैं। वहीं RFP अक्टूबर तक जारी की जाएगी। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार पर नए अंदाज में निशाना साधा है।
अपनी नई वीडियो सीरीज में राहुल गांधी ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंगठित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 2008 में पूरी दुनिया में आर्थिक तूफान आया, अमेरिका की कंपनियां बंद हो गईं, लेकिन भारत में कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी। मैंने मनमोहन जी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तब मनमोहन सिंह जी ने मुझे बताया कि भारत में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, पहली संगठित और दूसरी असंगठित। राहुल ने कहा कि बीते 6 साल में बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर हमला किया है। इसके 3 बड़े उदाहरण हैं, नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करना है। लॉकडाउन एक सोची समझी साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूर घोर गरीबी के संकट में फंस सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बीते 4 महीने में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोया है और इसी पर था राहुल गांधी का ये वीडियो। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप सुनिए। संगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। और इसी के साथ लगातार राहुल गांधी इसी तरह के वीडियो शेयर कर और कई अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों से बात कर मोदी सरकार पर यूं ही हमलावर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बारे में जानकारी जुटाए जाने को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों से जानकारी मांगी। उनके जिले में कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, उनमें से कितने लोगों को लाइसेंस दिए गए। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट किया, केवल ब्राह्मण समाज के शस्त्र लाइसेंस का डेटा इकट्ठा करने के पत्र का राज क्या है, ये सवाल पूछा गया। साथ ही कहा कि किससे पूछकर ये पत्र जारी किया और क्यों, क्या ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में जहां ब्राह्मण समाज के बारे में गंदे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं और यूपी में ऐसे पत्र, आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। असल में यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि उनके जिले में कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और कितने लोगों को ये मिला। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी विधायक देवमणि त्रिपाठी ने ब्राह्मणों पर हो रहे हमलों, एनकाउंटर, हत्याओं पर सवाल उठाते हुए सरकार से ये जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि सरकार बताए कि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या किया गया है। देवमणि त्रिपाठी के सवाल पर ही यूपी सरकार ने ब्राह्मणों से जुड़ी इस तरह की जानकारी मांगी। इसी क्रम में पूछा गया था कि अब तक कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र के लाइसेंस के लिए आवेदन किया और कितने लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया गया। मगर इसमें विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बाद में इस जानकारी की मांग को निरस्त कर दिया। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्ययन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई, जिसका मानना है कि इसके कुछ बिंदुओं में स्पष्टता की कमी है। साथ ही कई दूसरे प्रावधान पूरे देश में लागू नहीं किए जा सकते। समिति के एक सदस्य ने कहा है कि भारत जैसा विशाल देश, जहां अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वहां सभी राज्यों पर, खास तौर पर शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर एक समान मानक लागू नहीं किए जा सकते और रिपोर्ट में इसे प्रमाणित किया गया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक का लक्ष्य रखा है।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार अपडेट के लिए जनसत्य न्यूज से जुड़े रहें। नमस्कार।